नमस्कार, जेडीसी मंत्रा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत का कोविड 19 ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु को कोविन पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे यूजर आसानी से अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। रियल टाइम बेसिस पर वैक्सीनेशन को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क या कोविन एप्लीकेशन को डेवलप किया है। आरोग्य सेतु ऐप ने ट्विटर पर एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि अगर आपको कोविड 19 वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो कोविन डिटेल फिलहाल आरोग्य सेतु ऐप पर लाइव है। अगर आपको कोविड 19 का एक डोज लग चुका है तो आप यहां जाकर वैक्सीनेशन की जानकारी कोविन डैशबोर्ड को देख सकते हैं और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि पूरे देश में ये 23वां ऐसा दिन है जहां लोगों को लगातार कोविड 19 का वैक्सीन दिया जा रहा है। लिस्ट में अब तक हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स ने रविवार को 58 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में भारत अमेरिका और यूके के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने सबसे ज्यादा डोज अब तक लगा दिए हैं। कोविन भारत के नागरिकों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो खुद को रजिस्टर कर वैक्सीनेशन के स्लॉट बुक करवा सकते हैं। कोविन पोर्टल को स्वास्थ्य और केंद्र सरकार ने यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी का सपोर्ट पाकर इसे शुरू किया है। ऐप में कुल 5 मॉडल्स हैं। सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करना होगा। इसे आप मोबाइल नंबर या आधार नंबर के साथ कर सकते हैं। उसके बाद आपको वैक्सीन लगेगी। इसके लिए आपको वैक्सीन की तारीख और जगह पहले ही दे दी जाएगी। फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हर वैक्सीन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड 19 से ठीक होने वाले मरीजों में एक बड़ी समस्या उनको होने वाला एक दुर्लभ ब्लैक फंगल इन्फेक्शन म्यूकोमाइकोसिस है। ये अंधापन, शरीर के अंगों में खिंचाव पैदा करना, बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचाना, यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बनता है। डॉक्टर के अनुसार अगर समय पर इसका सही इलाज नहीं हो पाया तो ये खतरनाक रूप ले सकता है। शहरों में ऐसे मामलों में धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिल रही है। इस प्रकार का एक मामला धुले निवासी शैला सोनार के साथ हुआ, जिनको 1 अगस्त को कोविड 19 का पता चला था। 15 दिन तक वायरस से लड़ने के बाद वह इससे सफलतापूर्वक उभरी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मुंह में दर्द की शिकायत की और सूजन की बात बताई, जिसके बाद उन्होंने एक स्थानीय चिकित्सक से इसका इलाज करवाया। लेकिन जब उनकी हालत बिगड़ गई तो दिसंबर में परिवार ने एम्बुलेंस बुलाई और 1 दिसंबर को उनको मुंबई के ग्लोबल अस्पताल परेल में भर्ती कराया, जहां उनको पता चला कि उन्हें सिनोसाल म्यूकोमाइकोसिस है और उनकी जिंदगी बचाने का सिर्फ एक विकल्प सर्जरी ही है। उनके मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन फैल गया था जिससे उनके तालू को इन्फेक्ट कर दिया था। अस्पताल के वरिष्ठ पारदर्शकदाता ईएनटी सर्जन डॉक्टर मलिंद नवलखे ने बताया कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आंशिक रूप से तालू को हटाना पड़ा, नहीं तो वह इन्फेक्शन मरीज के मस्तिष्क तक पहुंच सकता था और जहां वो ज्यादा घातक हो सकता था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 1 अप्रैल 2021 से अपनी ग्रेजुएटी पीएफ और काम के घंटों में बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेजुएटी और भविष्य निधि मद में बढ़ोतरी होगी, वहीं हाथ में आने वाला पैसा घटेगा। जहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह से पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक, इन विधेयकों के 1 साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। वेज की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी के अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन अप्रैल में कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतर घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे का प्रस्ताव पेश किया है। ओएसएच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवर टाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देने के निर्देश भी ड्राफ्ट नियमों में शामिल है। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे लगातार कर्मचारियों की वेतन संरचना बदलेगी।
क्योंकि वेतन का गैर भत्ते वाला हिस्सा आमतौर पर कुल सैलरी के 50% से कम होता है, वही कुल वेतन में भत्तों का हिस्सा और भी अधिक हो जाता है। मूल वेतन बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा। पीएफ मूल वेतन पर आधारित होता है। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक होम या हाथ में आने वाला वेतन में कटौती होगी। ग्रेजुएटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। इससे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी। उच्च भुगतान वाले अधिकारियों के वेतन संरचनात्मक है सबसे अधिक बदलाव आएगा और इसके चलते वो ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पीएफ और ग्रेजुएटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारी के लिए पीएफ से में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। इन चीजों से कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार के आदेशों के बावजूद देश विदेशी गतिविधियों को स्थान देने और उनको बढ़ावा देने को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार आमने सामने है। खबर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और उनके कई संगठन ट्विटर से मुंह मोड़कर मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म का पर अपना अकाउंट बना रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री, माई जीओवी, डिजिटल इंडिया, इंडिया पोस्ट, एनआईसी, उमंग ऐप, डिजी लॉकर, एनआईएएक्सी, एसटीपीसी, सीडीएसी और सीएमईटी कुका पर अपना वेरीफाइड अकाउंट बना चुके हैं। जानकारी के अनुसार सरकार ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब सरकार द्वारा खालिस्तान और एंटी इंडिया अकाउंट को हटाने में अपने उद्देश्यों के उल्लंघन पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। खबर है कि जिन ट्विटर अकाउंट पर एक्शन लेने का आदेश है उनमें खालिस्तान समर्थक या पाक द्वारा समर्थित व विदेशों में संचालित होने वाले ट्विटर अकाउंट है, जिसमें कई खाते ऐसे हैं जिसमें बॉट्स हैं। उसका इस्तेमाल किसानों के विरोध के नाम पर गलत सूचना और भड़काऊ कंटेंट शेयर किया जा रहा है। खबर है कि मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुछ दिनों पहले जैक डोर्सी ने फार्मर प्रोटेस्ट के समर्थन में विदेशी हस्तियों द्वारा किए गए कई ट्वीट लाइक किए थे। इन सबको देखते हुए ट्विटर द्वारा सरकारी आदेशों को ये अवहेलना करना कई सवाल खड़े करती है। डोर्सी ने किसान विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट करने वाली विश्व प्रसिद्ध पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट को जुल्म किए लोगों द्वारा उत्थान के लिए किया गया एक प्रयास बताते हुए लाइक किया था। उल्लेखनीय है कि हाल के कुछ दिनों में ट्विटर ने उन अकाउंट को ब्लॉक करने से मना कर दिया था जिन्होंने एक हैशटैग ट्रेंड किया था जिसमें पीएम मोदी पर किसान नरसंहार का प्रयास करने का आरोप लगा गया। 31 जनवरी को भी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ट्विटर अकाउंट और ट्विटर के 257 लिंक की एक सूची ट्विटर को सौंपी थी। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस पर हुए दिल्ली दंगों के बाद तनावपूर्ण स्थिति के दौरान हिंसा भड़काने की संभावनाओं की वजह से ट्वीट और अकाउंट ब्लॉक करने का अनुरोध किया, लेकिन ट्विटर ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इन सब के बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस भेजा और उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसे करीब 1000 भारत विरोधी अकाउंट को ब्लॉक किया जाए जिन्हें भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने मार्क किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या आप एलपीजी कनेक्शन पैसों की तंगी की वजह से नहीं ले पा रहे हैं और बीपीएल में आते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। साल 2021 में आम बजट में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ और लोगों तक उज्ज्वला योजना का फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उज्ज्वला योजना का लाभ बीपीएल परिवारों की कोई भी महिला ले सकती है, जिसके लिए आपको घर की नजदीकी एलपीजी गैस एजेंसी में केवाईसी फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना का फॉर्म प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट में डाउनलोड करने के बाद उसे पूरा भरकर गैस एजेंसी में दिया जा सकता है। कनेक्शन लेते समय आवेदक को लिखित जानकारी देनी होगी कि आपको कौन सा सिलेंडर लेना है। घरेलू गैस के लिए 2 तरह के सिलेंडर आते हैं, पहला 14.2 और दूसरा 5 किलोग्राम का। आपको गैस एजेंसी को अपने गैस सिलेंडर का विकल्प बताना होता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट जैसे कागजात की कॉपी लगानी होती है। पासपोर्ट साइज का एक फोटो भी गैस एजेंसी को देना होता है। इसके बाद आपको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल जाएगा। बीपीएल परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत 1600 रुपए प्रति कनेक्शन की मदद दी जाती है।
इसके अलावा चूल्हा खरीदने और पहली बार सिलेंडर भरवाने में आने वाले खर्च की किस्त में चुकाने की सुविधा दी जाती है। यही कारण है कि साल दर साल इस योजना का बजट सरकार बढ़ा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। उज्ज्वला योजना का फायदा देश के कई गरीब परिवारों को मिल चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5 करोड़ से ज्यादा परिवार उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। 2021-22 में सरकार ने इसका लाभ 8 करोड़ परिवार तक पहुंचाने कर रखा है। इस स्कीम की शुरुआत 1 मई 2016 को यूपी के बलिया में की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के ऋषिगंगा कैचमेंट क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इस क्षेत्र में 8 बड़े ग्लेशियर की औसतन दर 10% लंबाई में कम आई है। साथ ही पूरे क्षेत्र में लगभग 4 दशक में 26% तक बर्फ कम हो चुकी है और स्नो लाइन भी तेजी से कम होती जा रही है, जो प्रकृति और पर्यावरण के लिए शुभ संकेत नहीं है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 से 2018 में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र वाडियो संस्थान के वैज्ञानिकों और अन्य भू विशेषज्ञों की मदद से नंदो देवी बायोस्फीयर रिजर्व और कोर जोन नंदा देवी नेशनल पार्क क्षेत्र में प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति पर शोध किया गया था। इस दौरान वैज्ञानिकों ने यहाँ उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हिम चोटी नंदा देवी के आसपास के 8 ग्लेशियरों का भी वृहद रूप से अध्ययन किया, जिसमें नॉर्थ एवं साउथ नंदा देवी ग्लेशियर, नॉर्थ ऋषि व साउथ ऋषि, त्रिशूल रोटी आदि ग्लेशियर पर शोध करते हुए रिपोर्ट तैयार की गई। ये सभी ग्लेशियर ऋषिगंगा कैचमेंट क्षेत्र में आते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघल रही है। कैचमेंट क्षेत्र में वर्ष 1980 से 2018 तक 26% बर्फ कम हो चुकी है और औसतन प्रत्येक ग्लेशियर की लंबाई 10% कम हो चुकी है। शोध के दौरान यह भी पाया गया कि नॉर्थ ग्लेशियर की तुलना में साउथ ग्लेशियर के पिघलने की गति अधिक है, बर्फबारी कम और बारिश हो रही अधिक। विश्व उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक डॉक्टर एमपीएस विश्व ने बताया कि वर्ष 1980 में नंदा देवी रिजर्व पार्क की विश्व धरोहर घोषित करने के बाद यहाँ आमजन की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई थी। इस प्रतिबंध के 23 वर्षों के बाद वहां प्राकृतिक वातावरण व प्राकृतिक संसाधनों पर क्या असर पड़ा है, इसे लेकर 2003 में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से यह अध्ययन किया गया था। इस दौरान पाया गया कि इस क्षेत्र में विशालकाय ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं और बर्फ पिघल रही है, जो बढ़ते तापमान से हो रहा है। यहाँ बर्फबारी कम और बारिश अधिक हो रही है। डॉक्टर विश्व के अनुसार केदारनाथ व बद्रीनाथ समेत अन्य ऊंचाई वाले स्थानों पर भी बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को अचानक आई बाढ़ की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने आपदा की वजह ग्लेशियर के टूटने को बताया गया है। इस बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने चमोली के रेडी गांव में आई आपदा को लेकर अहम जानकारी दी गई है। साइंटिस्ट ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से आपदा की असली वजह साफ की है। इस बारे में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से नहीं बल्कि भारी मात्रा में बर्फ के पिघलने को आपदा आई है। सोमवार को हुई बैठक में इसरो के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से साफ किया है कि ये आपदा ग्लेशियर टूटने से नहीं आई, तापमान बढ़ने से बर्फ पिघली जिससे ये आपदा आई है। फिलहाल अभी अध्ययन किया जा रहा है ताकि ज्यादा जानकारी सामने आ सके। बता दें कि अभी तक ऐसा कहा जा रहा था कि यह आपदा ग्लेशियर टूटने से आई है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कुछ और ही वजह बताई है। इस तबाही के बाद अब तक राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ, आईटीबीटी और सेना के जवान कल से ही आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू कराने में जुटे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक 202 लोग लापता हैं और कुल 19 शव बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि अब स्थिति सामान्य है। पुलिस की टीम राहत बचाव में लगी हुई है। आपको बता दें कि तपोवन टनल में भी लगातार राहत बचाव जारी है। अभी तक 100 मीटर तक टनल की सफाई हुई है। यहाँ करीब 37 लोगों के फंसे होने की खबर है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने बताया कि 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 27 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 40 से 50 लोग अभी सुरंग में फंसे हुए हैं। शेष लोगों के मलबे में बह जाने की आशंका है। सभी मजदूरों की खोज की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन की तपिश के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संशोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा, लेकिन साथ ही आंदोलनकारी किसानों से
एक खास अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। कृषि कानूनों के मसले पर पीएम मोदी ने कहा कि सदन में सिर्फ आंदोलन की बात हुई है, सुधारों को लेकर चर्चा नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को जब कृषि सुधारों को करना पड़ा तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। तब लेफ्ट वाले कांग्रेस को अमेरिका का एजेंट बताते थे, आज मुझे भी वो गाली दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि कोई भी कानून आया हो, कुछ वक्त के बाद सुधार होते ही हैं। पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों को होने दो। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहे। किसानों के साथ लगातार बात की जा रही है। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि एमएसपी है, था और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात की है। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया, हमें जो अच्छा लगा वो किया, आगे भी सुधार करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कथन पढ़ा, हमारी सोच है कि बड़ी मार्केट को लाने में जो अड़चने हैं, हमारी कोशिश है कि किसानों को उपज बेचने की इजाजत हो। पीएम मोदी ने कहा कि जो मनमोहन सिंह ने कहा वो मोदी को करना पड़ रहा है, आप गर्व कीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि दूध का काम करने वाले, पशुपालन वाले, सफल का काम करने वालों के पास खुली छूट है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के घटते प्रभाव को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर में बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जरूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ फिर खोलने के लिए कहा है। हालांकि इन्हें कब से खोलना है इसका फैसला उन्हें राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की सहमति के आधार पर करने को कहा है। यूजीसी ने फिलहाल इस संबंध में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पूरी स्वतंत्रता दी है। साथ ही संस्थानों को खोलने के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइंस पर अमल सुनिश्चित करने को भी कहा है। यूजीसी ने ये कदम बंद पड़े विश्वविद्यालयों और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की छात्रों की मांगों को देखते हुए लिया है। हालांकि इसे लेकर यूजीसी पूरी तरह से सतर्क भी है, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहां हर दिन हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में यूजीसी बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है और ना ही संस्थानों पर उन्हें खोलने के लिए कोई दबाव बनाना है। संस्थानों को अपनी सुविधा और तैयारियों के आधार पर छात्रों को बुलाने से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार दिया है। वहीं यूजीसी के संस्थानों को खोलने में जुड़ी गाइडलाइंस में ये बात कर जोर दिया गया है कि ऑफलाइन कक्षाएं जब शुरू हो तो छात्रों को एक सीट छोड़कर बैठाया जाएगा। साथ ही मास्क पहनने और बार बार हाथ साफ करने को अनिवार्य बनाया जाए। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने के लेकर यूजीसी ने इस कदम इसलिए भी उठाया है क्योंकि ज्यादातर स्कूलों राज्यों के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि इसमें अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बुलाया जा रहा है। बावजूद इसके सभी छात्र अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं क्योंकि स्कूल आने को अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। साथ ही अभिभावकों की अनुमति भी जरूरी की गई है। मालूम हो कि स्कूलों के साथ ही देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को भी कोरोना के दस्तक के साथ ही पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था, जो अभी भी बंद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, मदद का हाथ बढ़ाने की जरूरत आन पड़ी है। आप चाहे तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। आप चाहे तो 100 200 रुपए का जितना आपकी क्षमता हो इस हिसाब से हर आदमी की मदद कर सकते हैं। कुछ भी ना करे तो बस दुआ छोड़ते हुए जाएं। रांची के पत्रकार रवि प्रकाश का मुंबई में इलाज चल रहा है। वह कैंसर की सबसे खराब और संवेदनशील स्थिति में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी इस योजना के अंदर उनकी मदद करने का आदेश दिया है, पर सरकारी प्रक्रिया के बहुत लंबा वक्त लगना है। जबकि पत्रकार रवि प्रकाश अभी मुंबई के अस्पताल में जीने मरने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रांची प्रेस क्लब में भी आज इस बाबत मीटिंग हुई है। प्रेस क्लब 25,000 देने के लिए तैयार है। 4 पत्रकारों की टीम सीएम से मिलने के लिए भी जाएगी, लेकिन सीएम अभी बाहर है, राज्य में नहीं है। पर यह कितना मुश्किल वक्त है कि इंतजार नहीं किया जा सकता। जीवन मरण के इस प्रश्न में आपका मदद के लिए छोटा सा हाथ बढ़ाना भी रवि प्रकाश के जीवन को बचा सकता है। आप चाहे तो इस खबर को आगे बढ़ाकर भी रवि की मदद कर सकते हैं।
अब हम आपको रवि के अकाउंट की डिटेल बता रहे हैं। अस्पताल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, रवि प्रकाश अकाउंट नंबर 2070972917, IFSC कोड SBIN 0003560, SBI पटना, पेटीएम UPI 9931411111 @Paytm, गूगल पे फोन पे भी 9931411111 नंबर पर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनल के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में टीवी चैनल को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए कहा गया है। इस एडवाइजरी में मंत्रालय ने टीवी चैनल को केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1994 के तहत नियमों का पालन करने की सलाह दी है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये संज्ञान में आया है कि कुछ टीवी चैनल इस तरह के कार्यक्रमों विज्ञापनों का प्रसारण करते हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। ये प्रोग्राम कोड के नियम 6 और एडवर्टाइजिंग कोड के नियम 7 का उल्लंघन है। ऐसे में इस तरह के कंटेंट वाले कार्यक्रमों का प्रसारण न किया जाए। मंत्रालय द्वारा पूर्व में 13 मई 2010 और 7 जून 2013 को भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले काफी समय से रुकी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गति पकड़ रही है। तमाम अन्य बिजनेस के साथ भारतीय भाषाओं अखबारों का ग्रोथ भी बढ़ रही है। ऐसे में अब 7 प्रमुख भाषाओं अखबार अपने स्टेक होल्डर्स के लिए एक कॉमन लेटर के जरिए एक साथ आगे आए हैं। इस लेटर में कहा गया है कि कोविड-19 से पहले की तुलना में सर्कुलेशन 80 से 90% तक पहुंच गया है और 80% से ज्यादा एडवर्टाइजिंग रिकवरी हो चुकी है। लेटर में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी रिकवरी कर रही है, वैक्सीन अभियान गति पकड़ रहा है और जीएसटी कलेक्शन भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। देश के टियर 2 और टियर 3 मार्केट इस ग्रोथ के अहम भूमिका निभा रहे हैं। अखबारों का सर्कुलेशन भी बढ़ रहा है और ये जितना कोविड-19 से पहले था उससे 80 से 90% लेवल तक पहुंच गया है। इसके साथ ही एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी कोविड-19 से पहले की तुलना में 80% ग्रोथ प्राप्त कर चुका है। इस लेटर पर हस्ताक्षर करने वालों में अमर उजाला के राजलू माहेश्वरी, इनाडू के आई वेंकट, हिंदुस्तान के राजीव बेओत्रा, साक्षी के विनय माहेश्वरी, दैनिक जागरण के शैलेश गुप्ता, दैनिक भास्कर के गिरीश अग्रवाल और मलयाला मनोरमा के जयंत मेमन मैथ्यू शामिल है। इस रिकवरी के बारे में दैनिक भास्कर ग्रुप के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल का कहना है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों की ग्रोथ की वजह से भारतीय भाषाई अखबार पूरे मार्केट में ग्रोथ की अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब जब मार्केट सामान्य स्थिति में पहुंची है तो तेजी से खुल रहे हैं। अखबारों का सर्कुलेशन स्तर भी कोविड-19 से पहले की तुलना में लगभग 85 से 87% तक पहुंच गया है। इसके अलावा समाचार पत्रों की विश्वसनीयता और भरोसा एक प्रमुख प्लस पॉइंट के रूप में उभरा है। खासकर फेक न्यूज के माहौल के बीच जिस तरह अखबारों ने अपनी विश्वसनीयता बनाई रखी है, ऐसे में अखबारों की संपादकीय शक्ति को मार्केट्स और पाठकों द्वारा सराहा जा रहा है। भड़ास फॉर मीडिया, समाचार फॉर मीडिया, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। जेडीसी मंत्रा।